हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई हॉरर मूवी 28 इयर्स लेटर को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर का थर्ड पार्ट है। इस मूवी में ज़ॉम्बी वायरस के आउटब्रेक के 28 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है 28 साल पहले, जब इस वायरस का पहला आउटब्रेक हुआ था। स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाला एक लड़का जिमी क्रिस्टल, जिसकी फैमिली उसके आंखों के सामने ज़ॉम्बीज की शिकार बन गई थी। वो ज़ॉम्बीज से भागते हुए लोकल चर्च में अपने पिता के पास पहुंचता है। उसके पिता उस चर्च के फादर थे। वो ज़ॉम्बी अटैक को डे ऑफ जजमेंट मान के अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर मरने से पहले वो जिमी को एक क्रॉस नेकलेस देते हैं और उसे सुरक्षित जगह पे छुपा देते हैं। अब कहानी वायरस के पहले आउटब्रेक के 28 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां दूसरे आउटब्रेक के बाद कॉन्टिनेंटल यूरोप से ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जबकि ब्रिटेन अभी भी उस वायरस के चपेट में था और दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग किया जा चुका था। बहुत ही कम लोग बचे थे जो कि वहाँ पे जिंदा थे और बड़े ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। लिंडसफॉर्ड आइलैंड, जो कि इंग्लैंड का होली आइलैंड माना जाता है, वहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स अभी भी सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि उस आइलैंड को जो मेनलैंड से जोड़ने वाला रास्ता था वो नेचुरली फ्लड से ढका रहता था और जब फ्लड ना हो तो सर्वाइवर्स कड़ी पहरेदारी करते थे। अब हमें जेमी, उसकी बीमार बीवी ईला और उसका 12 साल का बेटा स्पाइक दिखाए जाते हैं। ईला को दिमाग की बीमारी थी, जिसके वजह से वो चीजें भूल जाती थी। जेमी और स्पाइक ब्रिटेन के मेनलैंड पे स्पाइक के हंटिंग रिचुअल के लिए जाने वाले थे। स्पाइक पहली बार अपने पिता के साथ मेनलैंड पर कदम रखने वाला था। जब ईला को ये बात पता चलती है तो वो स्पाइक को वहाँ ना जाने को कहती है, पर फिर भी जेमी और स्पाइक मेनलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। जाने से पहले उस कम्युनिटी के कुछ लोग स्पाइक को मोटिवेट करने गेट पे आए थे, क्योंकि स्पाइक फर्स्ट टाइम हंटिंग के लिए जा रहा था। क्योंकि अभी फ्लड का टाइम नहीं था, इसीलिए वो रास्ता भी क्लियर था। उनके पास सिर्फ 4 घंटे थे मेनलैंड में शिकार पूरा करके वापस आने के लिए, जिसके बाद वो रास्ता पानी से ढक जाने वाला था। मेनलैंड पे पहुँच के सबसे पहले स्पाइक को रेंगने वाले ज़ॉम्बीज मिलते हैं। ये ज़ॉम्बीज काफी स्लो थे और उनसे डरने वाली कोई बात नहीं थी, इसीलिए स्पाइक और जेमी उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज को आसानी से मार गिराते हैं। जब वो दोनों उस जंगल में बने एक कॉटेज में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक ज़ॉम्बी उल्टा लटका हुआ मिलता है। उसके शरीर पे जिमी लिखा हुआ था। उसे देख के लग रहा था कि उस ज़ॉम्बी को जानबूझ के तड़पने के लिए वैसे छोड़ा हुआ है। जेमी स्पाइक को सिखाना चाहता था कि कैसे उसे बिना डरे ज़ॉम्बीज को मारना है। वो स्पाइक को उस ज़ॉम्बी को मारने को कहता है, पर स्पाइक उसे नहीं मार पाता। आखिर में जेमी उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें कुछ जानवरों की लाशें मिलती है। जेमी समझ गया था कि अल्फा ज़ॉम्बीज उनके आसपास ही थे। वो तुरंत अपने आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें अल्फा ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो उनके तरफ बढ़ रहे थे। अल्फा ज़ॉम्बीज बाकी के ज़ॉम्बीज से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए जेमी और स्पाइक उन्हें मारते हुए उनसे दूर भाग रहे थे। स्पाइक अल्फा ज़ॉम्बीज को देख के इतना डर गया था कि वो एक भी ज़ॉम्बी को मार नहीं पाता। जेमी किसी तरह से दोनों की जान बचाता है और वो दोनों एक पुराने से कॉटेज के एटीक में जा छिपते हैं। उनके आइलैंड का रास्ता बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं था और एक अल्फा उनके लिए वेट कर रहा था कि वो कब वहाँ से निकलेंगे। जैसे कि अल्फा बाकी के ज़ॉम्बीज से इंटेलिजेंट थे, तो वो अपना शिकार भी सोच समझ के करते थे। स्पाइक को उस कॉटेज से कुछ दूरी पे आग जलती हुई दिखती है। वो अपने पिता से उसके बारे में पूछता है, पर जेमी उसे कहता है कि वो कभी वहाँ नहीं गया। अब कुछ देर बाद वो कॉटेज पुराना होने के वजह से टूट जाता है और उन दोनों को वहाँ से निकलना पड़ता है। आसपास अल्फा को ना देख के वो दोनों अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ता भी पानी के नीचे जा रहा था। वो किसी तरह से आगे बढ़ रहे थे, पर जो अल्फा उन पे नजर रख के बैठा था वो उनके पीछे आता है। वो भागते हुए अपने आइलैंड के गेट पे पहुँचते हैं और गेट पे जो गार्ड्स थे वो उस अल्फा को मार गिराते हैं। आइलैंड पे स्पाइक के पहले हंटिंग से वापस लौटाने के लिए सेलिब्रेशन किया जा रहा था। जेमी सबको स्पाइक की बहादुरी के किस्से सुना रहा था, जो कि बिल्कुल झूठ था। स्पाइक अपने पिता को झूठ बोलते देख के कंफ्यूज था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ देर बाद स्पाइक को पता चलता है कि उसके पिता का अफेयर उसकी टीचर रोजी के साथ चल रहा है। घर वापस पहुंच के वो उस आग के बारे में सैम नाम के एक आदमी से पूछता है, जो उसे कॉटेज के एटीक से दिखी थी। सैम उसे बताता है कि ये आग जरूर डॉक्टर केल्सन ने लगाई होगी, पर स्पाइक ये जान के निराश होता है कि जेमी ने उससे झूठ क्यों बोला। अगर वो चाहता तो वो उसकी माँ को डॉक्टर केल्सन के पास इलाज के लिए ले
ले जा सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने पिता से डॉक्टर केल्सन के बारे में पूछता है। जेमी उसे बताता है कई साल पहले जब वो शिकार पे गए थे तब उन्हें केल्सन मिला था। वो कई सारे लाशों को इकट्ठा करके उन्हें जला रहा था। जब केल्सन ने उन्हें देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया, पर वो सब वहाँ से भाग निकले, ये सोच के कि वो पागल है। अब स्पाइक समझ चुका था कि उसकी माँ को सिर्फ केल्सन ही ठीक कर सकता है और जेमी कभी उसकी माँ को केल्सन के पास नहीं ले जाएगा। वो अपने पिता को बता देता है कि उसे उसके और रोजी के अफेयर के बारे में पता है और जेमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी माँ जिए या मरे, वो तो रोजी के साथ खुश है। अब दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है। स्पाइक से अपनी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो अपने माँ को केल्सन के पास ले जाएगा। वो सबसे छुपते हुए अपनी माँ को मेनलैंड पे ले जाता है। ईला को जब समझ आता है कि वो मेनलैंड पे है तो वो वापस चलने को कहती है, पर स्पाइक उसे केल्सन के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहता था। आगे बढ़ते हुए वो उस रात एक खंडर पे रुकते हैं जहाँ पे रेंगने वाला ज़ॉम्बी स्पाइक के पास बढ़ रहा था, पर ईला उस ज़ॉम्बी को स्पाइक के नजरों से बचते हुए मार देती है। यहाँ ईला के दिमाग की बीमारी के वजह से वो स्पाइक को कभी कभी अपना पिता समझने लगती थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं स्वीडिश नेवी के कुछ सोल्जर्स वहाँ फंस गए थे और वो सब एक एक करके अल्फा ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। उनमें से सिर्फ एरिक नाम का सोल्जर ही बचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईला और स्पाइक आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। एरिक उन्हें बचाता है और वो तीनों अब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने पर ईला को एक प्रेग्नेंट अल्फा मदर मिलती है। ईला उस अल्फा मदर की डिलीवरी में हेल्प करती है। उस ज़ॉम्बी को लड़की हुई थी और वो इन्फेक्टेड नहीं थी, पर वो अल्फा मदर उन पे हमला करने की कोशिश करती है, जिसके वजह से एरिक उसे मार देता है। एरिक डर गया था और सोच रहा था कि वो बच्ची भी ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो स्पाइक और ईला को भी मारने की धमकी देता है क्योंकि वो उसे उस बच्ची को मारने नहीं दे रहे थे। तभी उस बच्ची का अल्फा फादर वहाँ आ जाता है और एरिक को मार देता है। ईला और स्पाइक उस बच्ची के साथ भाग रहे थे और अल्फा फादर उनके पीछे था। तभी डॉक्टर केल्सन आके अल्फा फादर को तीरों से पैरालाइज कर देते हैं और उससे एरिक का सर ले लेते हैं। केल्सन ने उस ज़ॉम्बी फादर को सैमसन नाम दिया था और अपने आप को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बॉडी पे आयोडीन लगा के रखते थे। केल्सन उन्हें अपने बनाए गए मॉन्यूमेंट के पास ले जाते हैं। ये उन्होंने ह्यूमन बोन से बनाया था जो वो मरे हुए लोगों को जलाने के बाद एज अ मेमोरी सजा के रखते थे। वो स्पाइक को मेमेंटो मोरी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाते हैं और एरिक के स्कल को मॉन्यूमेंट पे रखने को कहते हैं। यहाँ मेमेंटो मोरी का मतलब है कि जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा जरूर और ये बात सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। और उन सब मरे हुए लोगों को याद करने के लिए केल्सन वो मॉन्यूमेंट बना रहे थे। आगे केल्सन ईला को एग्जामिन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ईला को टर्मिनल कैंसर है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं था क्योंकि कैंसर काफी बढ़ चुका था। केल्सन स्पाइक को मेमेंटो मोरी के बारे में याद दिलाता है कि उसकी माँ हमेशा उसके यादों में रहेगी और वो उन्हें उतना ही प्यार करेगा जैसा वो आज करता है। केल्सन एक ड्रग के जरिए स्पाइक को पैरालाइज कर देते हैं। ईला ने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने दर्द से छुटकारा चाहती थी, इसीलिए वो अपनी यूथेनेशिया अरेंज करती है। केल्सन ईला के डेथ के बाद उसके स्कल को स्पाइक को लाके देता है। स्पाइक अपने माँ के स्कल को मॉन्यूमेंट के सबसे ऊपर रखता है। दूसरे दिन सैमसन जो होश में आ गया था वो अपनी बच्ची को लेने केल्सन के मॉन्यूमेंट वाले जगह पे पहुंचता है। स्पाइक किसी तरह से सैमसन को फिर से पैरालाइज करके केल्सन को बचा लेता है। केल्सन स्पाइक को उस बच्ची के साथ अपने घर वापस चले जाने को कहता है। स्पाइक आइलैंड पहुंच के उस बच्ची के साथ एक लेटर छोड़ के वापस मेनलैंड चला आया था। उस लेटर में उसने बताया था कि वो बच्ची उन इन्फेक्टेड लोगों की ही है, पर वो इन्फेक्टेड नहीं है। उसने उस बच्ची को अपनी माँ का नाम दिया था। उसने अपने पिता को उस बच्ची का ध्यान रखने को कहा था और उसके पीछे आने से मना किया था। वो चाहता था कि जब वो खुद को तैयार कर ले ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तब वो वापस अपने घर जाए। उसने उस लेटर में केल्सन के बारे में भी लिखा था कि वो एक अच्छे इंसान है। जेमी अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश करता है पर पानी की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका था। स्पाइक के आइलैंड पे उस बच्ची को छोड़ने के 28 दिन बाद उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। स्पाइक उनसे भागते हुए एक ब्लॉकेड पे पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है जो ज़ॉम्बीज को ढूंढ के मारते थे और उनका लीडर और कोई नहीं जिमी था, जिस बच्चे को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उसके पिता ने उसे बचपन में एक क्रॉस लॉकेट दिया था जिसे वो अब अपसाइड डाउन करके अपने गले में पहनता था। मूवी के बीच में भी हमने एक ज़ॉम्बी के बॉडी पे जिमी नाम देखा था। इस ग्रुप का काम था मेनलैंड में घूमते हुए ज़ॉम्बीज को मारना क्योंकि ज़ॉम्बीज ने इनके फैमिलीज को मारा था और अब ये हो सकता है कि स्पाइक भी इस ग्रुप के साथ मिलके उन ज़ॉम्बीज को खत्म करे और ये मूवी यहीं खत्म
हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।